ये साफ कर चुके हैं कि वहां से यूक्रेनी सैनिक ना तो पीछे हटेंगे और ना ही जो रूसी इलाकों में कब्जा किया है उस कब्जे को पीछे छोड़ेंगे। अब ऐसे में वहां पीछे जब यूक्रेन नहीं हटेगा, यानी कि कुर्स्क में जहां पर पहुंचकर यूक्रेनी सेना ने कब्जा किया है वहां से यूक्रेन नहीं हटने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कर दिया है बड़ा दावा। वो कह रहे हैं लंबे वक्त तक रूसी इलाकों में यूक्रेन जमा रहेगा, यानी कि उन्हें उन्हीं की भाषा में सबक सिखाया जाएगा। रूसी जमीन से कब्जा नहीं छोड़ेगा यूक्रेन, ये साफ कर दिया गया। लंबे वक्त तक कुर्स्क में जमा रहेगा यूक्रेन। जिन गांवों पर, कस्बों पर कब्जा किया है यूक्रेनी सैनिकों ने, वहां से यूक्रेनी सैनिक हटेंगे नहीं। कुर्स्क पर पुतिन को बातचीत के लिए मजबूर करने का ये पूरा प्लान है जो व्लादिमीर जेलेंस्की के जरिए सामने रखा गया है और कह रहे हैं यही है हमारा विक्ट्री प्लान। लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक भी विक्ट्री होगी क्या, मेजर जनरल सहगल? देखो, फुल विक्ट्री तो दोनों में से कोई भी पक्ष जो है हासिल नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैंने कहा, रशिया जो है अपने मिलिट्री एम्स को अचीव नहीं कर पाएगा। इसी माफिक जहां तक जेलेंस्की का ताल्लुक है, जेलेंस्की भी अपने मिलिट्री एम्स को हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन उसकी बड़ी जबरदस्त कोशिश, उसका 3 फायदे हुए हैं। सबसे ज्यादा यूक्रेन की सेना का मोरल और मोटिवेशन खूब बढ़ गया है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि रशिया जो एक सुपर पावर कहलाता था, हमने उसको ऐसा ऐसा सबक सिखाया है कि हमने उसकी बड़ी जमीन को कैप्चर कर दिया है। इंटरनेशनली उसकी बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है। साथ ही साथ जो प्रेशर था डोनेट्स्क के ऊपर, कुछ हद तक वो प्रेशर कम हुआ है, क्योंकि उनको भी सैनिकों को बड़े पैमाने पर कुर्स्क को फ्री कराने के लिए भी भेजना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन 1943 जो सबसे बड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की रशिया के फ्रंट पे लड़ाई हुई थी, वो कुर्स्क, बैटल ऑफ कुर्स्क थी, जिसको रशिया ने साफ तौर पे जीता था। लेकिन आज उसको जीतना काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा है और काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे सियाम रिवर है उसके ऊपर 3 बड़े ब्रिजेस थे जिसके माध्यम से पूरा सैनिक आते थे, पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट आता था, पूरी सस्टेनेंस आती थी। वो तीनों के तीनों ब्रिजेस को उन्होंने बर्बाद कर दिया है और उस तमाम इलाके को डोमिनेट कर रहे हैं। फिर यूक्रेन के सैनिक तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जो सेकेंड लार्जेस्ट, एक तो लार्जेस्ट जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो ज़ेपोरोज़्हिए रीजन में है, जिसके ऊपर रशिया का कब्जा है। अभी यूक्रेन जो है तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है और उनकी कोशिश है कि उसके न्यूक्लियर पावर स्टेशन को भी कब्जा कर लें। और अगर उसको वो बर्बाद हो जाता है, रशिया का बहुत बड़ा इलाका जो है हर प्रकार से बर्बाद हो जाएगा। इसी को निगाह में रखते हुए पिछले 7 दिन में रशिया ने 2 बारी वार्निंग दी है नेटो को और अमेरिका को। ये भी साफ तौर कह रहे हैं कि हम अटलांटिक और पैसिफिक के माध्यम से दोनों तरफ से अमेरिका के ऊपर, मेनलैंड के ऊपर हमला कर सकते हैं। ये केवल और केवल वो साफ तौर पे जानते हैं कि अमेरिका के ऊपर हमले का मतलब जो है एक किस्म से बहुत बड़ा विश्व युद्ध, और उसमें रशिया भी हर प्रकार से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका और रशिया के पास, दोनों के पास म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी है। एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को एब्जॉर्ब करने के बाद में भी अमेरिका के पास ताकत है टू डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड 100 टाइम्स ओवर, और उसी माप की क्षमता रशिया के पास भी है। इसलिए दोनों जानते हैं कि केवल और केवल ये किस्म को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी अपना न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेगा। न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना होता तो बहुत पहले कर लिया होता उसने। पुतिन साफ तौर पे जानते हैं कि आज के माहौल में जो न्यूक्लियर वेपन है, इट इज अ वेपन ऑफ डेटरेंस, इट्स नॉट अ वेपन ऑफ। लेकिन बात ये भी है, ठीक है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं है, कुछ चीज़ें डराने धमकाने के लिए या प्रेशर डालने के लिए है, लेकिन इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है कर्नल सोढी कि अगर यूक्रेन ने भारी और बड़ी तबाही झेली है और अभी तक भी झेल रहा है, तो अब तो रूस को भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। और व्लादिमीर जेलेंस्की साफ कर चुके हैं यूक्रेनी सैनिक जहां जमे हैं वहां जमे रहेंगे, हटेंगे नहीं। ये एक तरीका है पुतिन पर प्रेशर डालने का। बिल्कुल रचा जी, आपने सही कहा कि देखिए, जो 6 अगस्त को यूक्रेन को भारी जीत मिली कुर्स्क इलाके में, इस जीत का भरपूर फायदा यूक्रेन उठा रहा है। जैसे जनरल सहगल साहब ने सही कहा, इस एक ऑफेंसिव के बाद यूक्रेनी सेना का जो मनोबल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब यूक्रेन को लग रहा है कि जब भी सीज फायर की बातें होंगी, उनके पलड़े में भी कुछ भारी ऐसा सामग्री होगी जिससे वो रूस की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। 6 अगस्त से पहले रूस ने यूक्रेन के 1,09,000 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा किया था, जबकि यूक्रेन का रूसी जमीन पे बिल्कुल कब्जा नहीं था। तो अगर तब बातचीत होती तो पलड़ा पूरा रूस की तरफ भारी था। लेकिन 6 अगस्त के बाद जिस तरह से यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा घातक हमला किया है रूस पे, इससे अब जो पलड़ा है वो दोनों तरफ इक्वली आस्था आस्था होते जा रहा है, और इससे जो यूक्रेनी सेना और यूक्रेनी सेना के कमांडरों का मनोबल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
अब ये रूस के लिए अपनी इज्जत की बात होगी, अपने आप को बचाने की बात होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अगर वो इस युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए मान जाए। क्योंकि अगर रूस ने इस युद्ध को लंबा खींचा, वो वही गलती करेगा जो इजराइल कर रहा है हमास के युद्ध को लंबा खींच के। आजकल के जमाने में किसी देश के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो महीनों सालों तक युद्ध करे। अगर किसी भी देश ने युद्ध जीतना है, उसको दो चीजें करनी बहुत जरूरी है। अपने सैनिक लक्ष्य को छोटा रखना है और अचीवेबल रखना है, और दूसरा युद्ध को कम समय में खत्म करना है, जो भारी गलती नेतन्याहू अब कर रहे हैं। गलतियों से सीखते हैं पुतिन या नहीं सीखते, ये वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के बीच ही रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक और बड़ा अपडेट है। पेंटागन से यूक्रेन को खुली छूट दे दी गई है। जानकारी ऐसी कि यूक्रेन को क्रीमिया में हमले की परमिशन दे दी गई है। क्रीमिया में अटैक के लिए प्रतिबंध नहीं है। क्रीमिया यूक्रेन का प्रांत है और अमेरिका सीधे कह रहा है कि यूक्रेन को यहाँ खुली छूट दी जाती है। यूक्रेन अगर इस युद्ध में टिका हुआ है, अब तक अड़ा हुआ है, तो उसके पीछे भी अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और अब अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन का ही प्रांत है क्रीमिया। अगर हमला करना चाहे, अगर किसी भी तरीके से यहाँ यूक्रेन आगे बढ़ना चाहे, क्रीमिया में अटैक के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट भी यूक्रेन को रूस ने दी है, बहुत बड़ी चेतावनी। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने वार्निंग यहां पर दी है। लॉन्ग रेंज अटैक होने पर विध्वंसक प्रहार होगा। लंबी दूरी के हथियारों से हमला हुआ तो पलटवार होगा। यानी रूस जो लगातार यूक्रेन में बड़ी तबाही दिखा रहा है, बड़ी तबाही अभी भी ला रहा है, वो कह रहा है अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो फिर ये विध्वंसक होगा युद्ध और इसका अंजाम भुगतना होगा। कर्नल सोढ़ी, रूस जो काम खुद करता रहा और कर रहा है, उसी के लिए यूक्रेन को फटकार रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अगर ऐसा किया तो फिर अंजाम भुगतना। उधर अमेरिका कह रहा है यूक्रेन को खुली छूट है। बिल्कुल, देखिए रचना जी, युद्ध में बयान प्रति बयान होते रहते हैं, क्योंकि हर देश का मकसद होता है जो युद्ध में है कि अपने ओपोनेंट का वो मनोबल कम करे। और रूस के पास तो कोई शक नहीं कि बहुत भारी भरकम हथियार हैं, उनमें से कई तो उसने इस्तेमाल किए नहीं अब तक, जैसे RS-28 सरमट मिसाइल है, जो बहुत ही घातक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। अब रूस बार बार यूक्रेन को ये चेतावनी दे रहा है किसी तरह यूक्रेन की सेना का मनोबल टूट जाए और वो कुर्स्क इलाके को खाली कर दे, क्योंकि जब तक कुर्स्क इलाके पे यूक्रेन का कब्जा है, ये रूस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति वाली बात है, एक बहुत बड़ी शर्म वाली बात है। तो इसलिए ये सारे बयान प्रति बयान हो रहे हैं, किसी तरह यूक्रेनी सेना का मनोबल तोड़ा जाए। अब जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं या हमलों का पलटवार हो रहा है, मेजर जनरल सहगल, रूस धमका भी रहा है, चेतावनी दे भी रहा है। पुतिन भी लगातार इस तरह की चेतावनी देते रहे हैं। जेलेंस्की अगर अभी भी युद्ध में बने हुए हैं, अगर वो अभी भी इस जिद पर हैं कि जो रूस में यूक्रेनी सेना चली गई है वो वहीं पर कब्जा करे रखेगी, किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका लगातार पुश कर रहा है, ये कहिए फुलाने का काम कर रहा है यूक्रेन को इस युद्ध में, तो होगा क्या? ये जो टकराव की स्थिति है वो तो लगातार बनी रहेगी। क्या ये समझे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव तक ये स्थिति जस की तस रहने वाली है, उसके बाद हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए? चेंजेस होंगे या नहीं ये तो समय बताएगा, क्योंकि ट्रम्प कह रहे हैं साफ तौर पर अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो विद इन 48 to 72 आवर्स कह रहे हैं दोनों लड़ाइयाँ, हमास और इसराइल की लड़ाई और यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को समाप्त कर देंगे, समाप्त करवा देंगे। कैसे समाप्त करवाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, छोटा सा छोटा देश बड़े से बड़े देश से नहीं हारा। वियतनाम ने पहले फ्रांस को हराया बैटल ऑफ देन बियन फू पे, उसके बाद उसने अमेरिका को हराया। रशिया जब है बहुत बड़ा सुपर पावर था, अफगानिस्तान में आया, 11 साल के बाद में अफगानिस्तान में हार के निकला। अमेरिका जो है दूसरा सुपर पावर था। अमेरिका जब इराक में आया, वहाँ भी 10-11 साल के बाद में जिस माफिक उसको निकलना पड़ा, अपनी इज्जत को बचा के निकला। उसके बाद में 16 साल अमेरिका और नेटो अफगानिस्तान में रहे, किस माफिक वहाँ से भागे वो भी सारी दुनिया देख रही है। तो इसमें साफ तौर पर नजर आता है कि आज के माहौल में बड़ा सा बड़ा देश भी जो है छोटे से छोटे देश को नहीं हरा पा रहा, क्योंकि वास्तव में ये जितने भी युद्ध है प्रॉक्सी युद्ध हो जाते हैं, जिसमें बड़ी ताकतें जो है दूसरी साइड को हर प्रकार की मदद देते हैं, हर प्रकार का सपोर्ट देते हैं, हर प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। जहाँ तक क्रीमिया का ताल्लुक है, मेरे मुताबिक केवल और केवल वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो अमेरिका ने दिए हैं उनका इस्तेमाल करेगा, अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा, सैनिकों को नहीं भेजेगा। उसके इतनी सैनिक ताकत नहीं है कि वो कुर्स्क में भी लड़ाई करे और दोनेत्स्क एरिया में भी लड़ाई करे, फिर बेलोग्रेड एरिया में एक और सरप्राइज हमला करने की कोशिश कर रहा है ताकि एक और फ्रंट खोला जाए रशिया के खिलाफ में कुछ और। हालात तो ऐसे भी पिछले दिनों हो गए थे सहगल सर की जब
रूस की सीमा में यूक्रेनी सैनिक घुसे तो रूस को अपनी सेना वापस सीमा से बुलानी पड़ी थी अपने ही मुल्क की रक्षा के लिए और जगह जगह सेना को तैनात करने के लिए। इन सब के बीच एक और अपडेट, अमेरिका को विध्वंसक हमलों की चेतावनी यहां पर दी गई है। रूस ने नेटो को दी है विनाशक हमलों की धमकी। रूस के अंदर पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो अटैक होगा, अटलांटिक के दोनों तरफ करेंगे लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, यानी कि रूस यहां बौखला गया। एक तो यूक्रेन के पलटवार से भी नेटो देशों का जो समर्थन अभी तक मिल रहा है, जिससे कि युद्ध में अभी तक यूक्रेन बना हुआ है, अब सीधे सीधे अमेरिका को धमकी है, नेटो देशों को धमकी है। इस धमकी का मतलब क्या है कर्नल सोढी? देखिए रचना जी, चाहे नाटो हो चाहे अमेरिका हो, ये पूरी तरह जानते हैं कि एक अनलिमिटेड टाइम, एक अनिश्चित समय के लिए वो यूक्रेन का समर्थन नहीं कर सकते हैं। अब इसी साल जुलाई में नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने साफ कहा था यूक्रेन को कि अब वक्त आ चुका है जब उन्हें रूस के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, सीज फायर के बारे में बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अमीर से अमीर देश, अमीर से अमीर आदमी के पास भी अनिश्चित अनलिमिटेड पैसा या ताकत नहीं होती है किसी दूसरे का समर्थन करने के लिए। अब ये जो बयान बार बार रूस की तरफ से आ रहे हैं, यूक्रेन से, नाटो से, अमेरिका से, ये सारे बयान को अगर हम जोड़ें तो एक बिंदु की तरफ जा रहे हैं कि कोई भी पक्ष अब इस युद्ध को ज्यादा लंबा खींचने की स्थिति में नहीं है। वो बस एक उस मौके का सर, बस 10 सेकंड में, ये सिर्फ दिखावटी धमकी है या फिर वाकई रूस ऐसा कर सकता है? मेरे मुताबिक रूस ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रूस साफ तौर पे जानता है कि अमेरिका के अलावा नेटो में फ्रांस और ब्रिटेन भी न्यूक्लियर पावर हैं। उनकी 80% सबमरीन्स ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स के साथ ऑलरेडी रशिया के आसपास हैं। हाँ। और बहुत बड़े पैमाने पर उनका ट्रायड जो फुली फंक्शनल है। हाँ। किसी भी हालत में इस माफी की गलती नहीं करेगा। यानी रूस सिर्फ चेतावनी देकर डराने, धमकाने और पीछे हटाने की कोशिश में है। मेजर जनरल पीके सहगल, कर्नल जे सोढी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिस्कशन में मेरे साथ रहने के लिए, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो जो स्थिति अभी रूस और यूक्रेन के बीच में बनी हुई है, रूस अभी भी धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, भविष्य बताएगा कि इस युद्ध का होगा क्या। उधर गाजा संघार को लेकर दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। एक तरफ रूस, ईरान, चीन है, तो दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल समेत नेटो देश हैं। लेकिन अब तुर्की ने दुनिया के सबसे मजबूत सैन्य संगठन से अलग होने का फैसला कर लिया है। आखिर इस फैसले के पीछे की असल वजह है क्या? रिपोर्ट देखिए और जानिए। दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नेटो, जिसका दबदबा यूरोप से लेकर उत्तरी अमेरिका तक है, जिसके नाम से कई मुल्क कांपने लगते हैं, और नेटो में एक दो देश नहीं बल्कि पूरे 32 देश शामिल हैं। और जिसका नेतृत्व दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क अमेरिका करता है। मगर इसी नेटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन से एक मुल्क किनारा कशी करने वाला है। मतलब यह है कि नेटो से पीछा छुड़ाने वाला है। सबसे ताकतवर सैन्य संगठन से खुद को अलग करने की तैयारी में जुट गया है। क्या आपको पता है कि आखिर वो मुल्क कौन सा है? तो जान लीजिए, वो मुल्क है तुर्की। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि तुर्की ने नेटो से निकलने की पूरी तैयारी कर ली है और कभी भी तुर्की नेटो के प्रतिद्वंदी संगठन ब्रिक्स में शामिल हो सकता है। इसके लिए तुर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए बाकायदा आवेदन भी किया है। तुर्की ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया। ब्रिक्स में नेटो के दो विरोधी देश रूस और चीन शामिल हैं। तुर्की के ब्रिक्स में अनुरोध से नेटो देशों की चिंता बढ़ गई है। गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही तुर्की ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई, रूस ने खुलकर तुर्की के इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन सवाल यह होता है कि दशकों से नेटो का सदस्य रहा तुर्की आखिर ये पहल क्यों करने जा रहा है? आखिर तुर्की और नेटो के बीच किस बात पर दरार पड़ी कि तुर्की ने नेटो से खुद को अलग करने का फैसला कर लिया है? दरअसल एर्दोगान को लग रहा है कि रूस यूक्रेन जंग के चलते पश्चिमी देशों का असर कम हो रहा है। वहीं ब्रिक्स की अगुवाई करने वाले रूस और चीन का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है।
वहीं एर्दोगान इस बात से काफी नाराज हैं कि तुर्की को यूरोपीय संघ में शामिल नहीं किया जा रहा है। लेकिन असल में तुर्की के नेटो से ब्रिक्स में जाने की वजह गाजा जंग भी है। गाजा जंग में अमेरिका की भागीदारी से तुर्की भड़का। तुर्की के एंटी अमेरिका गुट एर्दोगान के विरोध में उतरे लोग। दबाव में आए एर्दोगान नेटो छोड़ ब्रिक्स में शामिल हो सकते हैं। तुर्की में अमेरिका, इजराइल समेत पश्चिमी देशों का विरोध बहुत तेज हो गया है। हाल ही में यूएस मरीन के कमांडो को लोगों ने बीच सड़क पर जमकर पीटा और इसी सब वजहों के चलते तुर्की अब नेटो को खुद से दूर करना चाहता है। नेटो को खैर बात कहकर ब्रिक्स के दामन को पकड़ना चाहता है, लेकिन अब देखना होगा कि तुर्की के इस निर्णय का अमेरिका का क्या रिएक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। Co-powered by